हेलो गाइस और वेलकम टू द न्यू वीडियो। और इस वीडियो का बहुत टाइम से इंतज़ार था। तो अभी के लिए मैं जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी वही है एग्जैक्टली। मैं बोल रहा था कि बहुत सारी सीट्स अवेलेबल होंगी थर्ड राउंड के बाद भी। ठीक है, अब थर्ड राउंड के वेकेंट सीट्स आ चुके हैं। ठीक है, सेकंड और थर्ड राउंड के वेकेंट सीट्स में केवल और केवल 1200 सीट्स का फ़र्क है। मतलब पहले 16,000 सीट्स अवेलेबल थी, अब 15,000 सीट्स अवेलेबल है। मैं आपको पूरा दिखाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें इस राउंड में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जिन भी बच्चों का एडमिशन अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम जाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये देखो, ये एक मिड एंट्री, यही प्रेस रिलीज़ आई है। ठीक है, मिड एंट्री क्या है? मिड एंट्री उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने सेकंड और फर्स्ट राउंड ही नहीं भरा था CSAS का। तो उनके लिए ये चीज़ है, उनको एडिशनली 1000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। ठीक है, उन 1000 रुपीज़ पे करने के बाद यही विंडो है। ठीक है, अ 2 डे विंडो विल बी एक्टिवेटेड 5/5 से लेके 7 तक, और फ्रेश एप्लीकेंट्स के लिए है ये। ठीक है, और उस साथ के साथ जिन बच्चों को अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई भी करना है, ठीक है, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी विंडो के अंदर। तो इसी विंडो के साथ इन्होंने जो बेसिक हमारा शेड्यूल था उसके साथ इन्होंने मिड एंट्री और जोड़ दिया है। ठीक है, तो मिड एंट्री वाले बहुत सारे बच्चों का मैसेजेस था, सर मैं फिल नहीं किया मैंने। ठीक है, यार फेज़ 2 नहीं कंप्लीट कर पाए, लाइक वो अपनी जितनी भी प्रेफरेंसेस थी वो नहीं फिल कर पाए। तो दिस इज़ द टाइम। बट फेज़ 2 से रिलेटेड, मिड एंट्री से रिलेटेड ये पूरा एक डॉक्यूमेंट है CSAS का ही, इसे आप पढ़ लीजिएगा। इसमें 1000 रुपीज़ की आपको नॉन रिफंडेबल फीस एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी। ठीक है, और उसके बाद इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि सबसे पहले जितने भी लोगों ने एडमिशन कराया और जो लास्ट लोएस्ट इसमें जो कट ऑफ होगा, ठीक है, आपको ये देखना है कि जितनी इसमें मिनिमम कट ऑफ जो भी होगा, ठीक है, लोएस्ट डिक्लेयर्ड स्कोर के बाद जितने भी बच्चे एडमिशन हो जाएगा उसके बाद आप लोगों को चांसेस मिलेंगे। ठीक है, जो लोग मिड एंट्री के थ्रू ज्वाइन करेंगे तो उनको एडमिशन इस बेस पे मिलेगा, जो भी लोएस्ट डिक्लेयर्ड स्कोर होगा। और उसके बाद जिन भी लोगों ने नॉर्मली मिड एंट्री नहीं, इनिशियली ही जो बच्चे आए हुए थे, ठीक है, पहले उनको एडमिशन अलॉट होंगे, और उसके नीचे के स्कोर वालों को नहीं होंगे। मतलब जो उस टाइम पे जो भी लोएस्ट डिक्लेयर्ड स्कोर होगा उसके बाद आप लोगों को एडमिशन मिलना इसमें शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब मिड एंट्री किन किन को चीज़ों के लिए अलाउड नहीं है, जहाँ पर भी प्रैक्टिकल या आपके ट्रायल बेसिस पर एडमिशन्स होते हैं वहाँ मिड एंट्री अलाउड ही नहीं है। ठीक है, तो ये तो मिड एंट्री के लिए हो गया। अब आते हैं वेकेंट सीट्स का। तो गाइज इसके लिए मैंने एक पूरी ये शीट आपके लिए बना दिया। आपके लिए इसमें क्या क्या बेनिफिट्स होंगे इस शीट के थ्रू देखने के लिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा टोटल इसमें नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी बची हैं। देखो गाइज, टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स हैं 14,918। ठीक है, इन 14,918 सीट्स में से 2740 सीट्स अनरिजर्व्ड हैं, 1473 सीट्स EWS कैटेगरी की हैं। उसके बाद ये सब्सिक्वेंट कैटेगरीज़ की ये नंबर ऑफ़ सीट्स अवेलेबल हैं। अब आपको ये देखना है कि यार जो मेरे को कोर्स करना है ना उसमें कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, और उस पर्टिकुलर कोर्स में मेरी जो भी जिस भी रिजर्वेशन में मैं आता हूँ, ठीक है, उसके लिए कौन सी सीट्स अवेलेबल है। तो आपको कुछ नहीं करना, ये शीट का मैं पूरा लिंक आपके उसमें डाल दूंगा। ठीक है, आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर शीट पर अपना कोर्स सर्च करना है। फॉर एग्जांपल मेरे को करना है BCom। ठीक है, BCom का अगर हम डालते हैं या इकोनॉमिक ऑनर्स डालते हैं, ठीक है, BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स डाल देते हैं। ठीक है, अब इकोनॉमिक्स डाल दिया। अब इकोनॉमिक्स में आपको अपना कोर्स देखना है। अब ये BA ऑनर्स के कॉम्बिनेशन है बहुत सारे। ठीक है, ये लास्ट एक तो ये कर देना है इसमें सिलेक्ट, और एक सब टोटल वाला पार्ट सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये दो फिल्टर हमें इसमें सिलेक्ट कर रहे हैं। अभी जैसी दो फिल्टर सिलेक्ट होंगे तो आपको एग्जैक्ट सिचुएशन पता चल जाएगी आपके कोर्स में क्या सीट्स की अवेलेबिलिटी है। तो ओवरऑल दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ठीक है, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में जितनी भी सीट्स हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स में, अब बस इकोनॉमिक ऑनर्स जो इतना पॉपुलर कोर्स है, अब केवल 17 सीट्स बची हैं। ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और टोटल कोर्स में पूरी यूनिवर्सिटी में 342 सीट्स बची हैं। ठीक है, अभी के लिए। सो इससे आपको एग्जैक्ट सिचुएशन पता चल जाएगा कि आपके क्या चांसेस हैं इस पर्टिकुलर कोर्स में जाने के लिए। उसके अलावा आप यहाँ पर डायरेक्टली ये भी देख सकते हो कि किस कॉलेज में सबसे ज़्यादा सीट्स अवेलेबल हैं। जैसे ब्रैक में, भीमराव अम्बेडकर में सीट अवेलेबल है, एक कालिंदी कॉलेज में अवेलेबल है,
एक सत्यावती कॉलेज में अवेलेबल है। तो इससे आपको एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा और आप अपना डिसीजन इसके हिसाब से ले सकते हो। देखो गाइस क्या होता है, आपको देखो प्रेफरेंस ऑर्डर करने से ना बस इतना फ़र्क पड़ेगा कि अल्टीमेटली आपकी जो प्रेफरेंसेस होंगी, जैसे मेरे को मेरी जो प्रेफरेंसेस रहेंगी ना, प्रेफरेंसेस आर नथिंग बट जस्ट द रैंक्स, ठीक है। जिस भी कोर्स और कॉलेज कॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा अच्छा जो होगा उसकी रैंक सबसे कम होगी, लाइक उसकी रैंक 1 होगी, ठीक है, उसकी रैंक 2 होगी। तो आप जिस कॉम्बिनेशन में आप जिस रैंकिंग से आप लगाते चले जाओगे, फॉर एग्जांपल SRCC के इकोनॉमिक ऑनर्स में 530 600 700 में से 635 पर एडमिशन हो रहा है, ठीक है। तो अब आपको वो जो 635 वाला पार्ट है ना, केवल वो मतलब वो सबसे ज़्यादा नंबर वाला है, तो आपके 635 नहीं है तो आपका वहाँ एडमिशन नहीं मिलेगा, ठीक है। बट इस केस में क्या होगा, अगर आपने जैसे भीमराव अम्बेडकर है फॉर एग्जाम्पल, भीमराव अम्बेडकर में 535 पर एडमिशन हो रहा है, ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। तो भीमराव अम्बेडकर के 535 की कैटेगरी वाले एडमिशन पर भी आपको इसमें डायरेक्टली लाइक ये वाला जो पार्ट होगा, जो भीमराव अम्बेडकर के जो कॉलेज होगा, ठीक है, वो कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा और उसके ऊपर के कॉलेजेस आप नेक्स्ट प्रेफरेंस में या स्पॉट राउंड्स में वो तब भी चूज़ कर सकते हो। तो प्रेफरेंसेस का ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं होगा, बट आपको एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा कि जिसकी वजह से आप अपने बैकअप ऑप्शंस रेडी कर सकते हो कि आपका कहाँ कहाँ एडमिशन हो सकता है। सो ये आपके लिए मतलब बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, आप इसको यूज़ कर सकते हो, मैं इसका लिंक डाल दूँगा। उसके अलावा ये देखो कि CS रे अब ये दिख कैसा रहा है, ठीक है। अब जिन बच्चों ने ऑलरेडी अपग्रेड के लिए अप्लाई कर दिया था, ठीक है, उनके लिए शायद अपग्रेड अभी भी वैलिड है, ठीक है, वो नेक्स्ट राउंड के लिए भी वैलिड है, क्योंकि यहाँ पे अपग्रेड का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। तो उन्होंने अगर राउंड 1 में अपग्रेड के लिए अप्लाई किया था, तो अब क्या कर सकते हैं वो, अगर वो फ्रीज एलोकेटेड सीट नहीं करेंगे तो उनका अपग्रेड अभी भी वैलिड ही रहेगा, क्योंकि इसमें आ रहा है कि इस बच्चे ने 26 अक्टूबर को ही लास्ट अप्लाई किया था और उसमें नो अपग्रेड ऑप्शन है। तो दिस अपग्रेड ऑप्शन विल बी वैलिड फॉर द नेक्स्ट अपग्रेड 2, मतलब नेक्स्ट राउंड के लिए भी ये अपग्रेड ऑप्शन वैलिड होगा। अगर आपको अपग्रेड नहीं करना तो आप फ्रीज कर सकते हैं अपनी एलोकेटेड सीट, वरना वो आइडियली अपग्रेड के लिए आपको कंसिडर कर रहा है। सो दिस इज़ माय अंडरस्टैंडिंग, बट अभी हो सकता है कि अपग्रेड ऑप्शन भी वैलिड आ जाए, ठीक है। अगर अपग्रेड ऑप्शन आ जाएगा तो मैं एक अपडेट डाल दूंगा, बट अभी के लिए मेरे को ये लग रहा है कि अपग्रेड एक बार ही अपग्रेड का बटन वैलिड था, अब वो हो गया है, तो नेक्स्ट राउंड के लिए भी इसको कंसिडर करेगा इस बच्चे को अपग्रेड के लिए, ठीक है। तो यही कुछ मेन चीज़ें थी इस वीडियो के लिए। आई होप आप लोगों को इस बात की क्लैरिटी हो गई होगी कि अल्टीमेटली क्या आपको चांसेस लग रहे हैं अपने कोर्स में एडमिशन के। और देखो मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, 14,000 सीट्स हैं, ठीक है, अभी 15,000 सीट्स हैं पूरी, ठीक है, और 15,000 सीट्स पहले वाले जो राउंड 2 के एंड में 16,000 सीट्स थी। तो आप ये देखो 1200 सीट्स ही हुई हैं। अभी मैं बोल रहा हूँ इन 14,000 सीट्स में ना आपको, अगर आपने प्रेफरेंसेस सारी भरी हैं, बहुत सारे बच्चों ने वो बेवकूफ़ी करी है, ठीक है, अब उस बेवकूफ़ी का कुछ नहीं हो सकता। बहुत सारे बच्चों ने ओवर कॉन्फिडेंस में, अगर देवर एलिजिबल फॉर 750 कोर्सेज, उन्होंने बस 50 कोर्स ही भरे हैं कि नहीं 50 कोर्स और कॉलेज की कॉम्बिनेशन भरे हैं कि हमें तो उसमें ही जाना था। अगर आपने ऐसी कोई गलती करी है तो डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग। बट अगर आपने जितने भी एलिजिबल कोर्सेज हैं उन सब में अपना उनकी सबकी प्रेफरेंसेस दी है, आई कैन बेट सबका एडमिशन होगा उसमें, सबका। ये सीट्स बाद तक भी खाली रहती हैं, 5,000 3,000 सीट्स खाली रहती हैं, 3,000 4,000 सीट पर भी ये स्पॉट राउंड होता है। स्पॉट राउंड में बहुत अच्छे चांसेस होते हैं आपको कम स्कोर्स पर भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस मिलने के। स्पॉट राउंड इज़ लाइक अ लॉटरी, ठीक है, अच्छा कॉलेज मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो नहीं मिला, ठीक है, बट एडमिशन ज़रूर मिल जाता है अगर आपने सारी प्रेफरेंसेस फिल करी हैं तो। बहुत लो स्कोर पर भी एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा। आप अगर कोर्सेज़ को लेके बहुत ज़्यादा एडमेंट है कि नहीं मेरे को तो इस पर्टिकुलर कोर्स में ही एडमिशन चाहिए, जो कि एक सही भी बात है। फॉर एग्जांपल किसी बच्चे को करना ही इकोनॉमिक ऑनर्स है या बीकॉम ऑनर्स है या बीए ऑनर्स है, तो उसको उस पर्टिकुलर कॉलेज उस पर्टिकुलर चीज़ के, मैंने आपको बता दिया, आपको एग्जैक्ट सिचुएशन पता चल जाएगी आपका क्या इसमें स्कोप है एडमिशन का। अगर नहीं है स्कोप तो आप अपना बैकअप कॉलेजेस ढूंढ सकते हैं। सबसे बड़ी बात, एडमिशन सबको क्यों मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चे यार ये कर रहे हैं, ठीक है, कि सर मेरे को तो आदित्य महाविद्यालय मिल गया, मेरे को नहीं जाना, मेरे को तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कॉलेज मिल गया, मेरे को नहीं जाना। अरे आपको नहीं जाना, मैं आपको एक बहुत बड़ी रियलिटी बताता हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी के
आप सही में 5 या टॉप 10 कॉलेजेस छोड़ दो, टॉप 10 कॉलेजेस के बाद ना सब जगह सेम ही चीज़ होती है। एंड आई एम जस्ट टेलिंग यू द हार्श रियलिटी। अगर आप लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपकी प्लेसमेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा आपका कॉलेज, गाइज जो टॉप जो साउथ कैंपस के कॉलेजेस भी हैं वो भी प्लेसमेंट्स को लेके इतने ज़्यादा अग्रेसिव तरीके से पार्टिसिपेट नहीं कराते स्टूडेंट्स को। बहुत सारे बच्चे, ये वॉलंटरी बेसिस पर होता है, ठीक है, वो दिखा देते हैं कि 100 बच्चों ने ही अप्लाई करा है प्लेसमेंट्स के लिए, बट अल्टीमेटली कंपनीज नहीं आती और वो उतना एफर्ट भी नहीं डालते। दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट होने के बहुत सारे ये फ़ायदे हैं कि एक तो गुड नेम, गुड फेम और बहुत अच्छी एजुकेशन है, क्योंकि बहुत अच्छी फैकल्टीज़ हैं, बहुत पुरानी दिल्ली यूनिवर्सिटी है। उसके अलावा फ़ीस इतनी कम है, सो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, ठीक है। और इंडिया में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है, द बेस्ट यूनिवर्सिटी इज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो वो सब फ़ायदे हैं, बट आपको अल्टीमेटली ये जानना है कि कॉलेज में जाना बहुत इंपॉर्टेंट, दिल्ली यूनिवर्सिटी में घुसना बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है अगर आपके नीचे के 40-50 कॉलेज में कहीं पे भी वो एडमिशन हो रहा है ना, माय एडवाइस टू यू इज़ कि उस कॉलेज में एडमिशन ले लो। 1 साल वेस्ट करना फॉर अंडर ग्रेजुएशन इज़ नॉट रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड। सो मैं यही बोल रहा हूँ कि अपनी सीट्स मत छोड़ो, बट अगर आप सीट्स छोड़ रहे हो तो बहुत अच्छा है। कभी दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऐसे कोई 10,000 सीट्स खाली नहीं रहने वाली, आप छोड़ोगे तो किसी ज़रूरतमंद बच्चे का एडमिशन वहाँ हो जाएगा। इफ़ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट कि 4-5 महीने बाद ही CUET है और मैं CUET दे के 1 साल का गैप से मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं किसी बहुत अच्छे कॉलेज को क्रैक कर लूँगा या कर लूँगी। सो इट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन यू, बट माई पर्टिकुलर एडवाइस इज़ दैट कि अगर आप टॉप, फॉर एग्जांपल आपको टॉप 20 कॉलेजेस में कुछ मिला है, ठीक है, और आपको लगता है कि नहीं मेरे पास एक बहुत अच्छा चांस है और मेरी तैयारी CUET के लिए बहुत अच्छी है और मैं टॉप 5 कॉलेजेस में से कुछ एक क्रैक कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, और उन कॉलेज को क्रैक करने के बाद मेरी करियर प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छे हैं। फॉर एग्जांपल अब आपने हिंदी ऑनर्स करना है, ठीक है, हिंदी ऑनर्स अगर आप टॉप कॉलेज से भी कर लोगे तो आपको या तो वो उस पर्टिकुलर कोर्स में बेस्ट ही कॉलेज हो, ठीक है, वरना ज़्यादा कोई अगर बहुत अनपॉपुलर या कम पॉपुलर कोई कोर्स अगर आप करेंगे उसके थ्रू भी, तो कोई आपको ऐसे ज़्यादा कुछ खास बेनिफिट मिलेगा नहीं। सो इट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन यू, बट माई एडवाइस प्लीज़ डू नॉट लीव एनी कॉलेजेस, एंड इफ़ यू आर लीविंग इट, इट इज़ वेरी गुड फॉर द स्टूडेंट्स हु डिड नॉट गेट एनी एडमिशन। सो गाइज एक्सपेक्ट करो कि थर्ड राउंड में कट ऑफ्स काफ़ी ज़्यादा लो जाएंगी सब बच्चों को। जो बच्चे एडमिशन्स का वेट कर रहे हैं उन बच्चों को भी एडमिशन्स मिलेंगे, and let's hope for the best. And so this is it from my side for this video. I hope you like it, and if you really like it, please press like and subscribe to my channel, and if you have any doubt, please put it in the chat, and you can leave the comment also. Thank you.